सब इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि आके वोट करें। वोट तो हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है, और यही वोट जो ही तो पानी है जिससे जनता को सींचा जाता है। ये चाहता हूँ कि हर एक आदमी वोट दे, उसको वोट दे जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा करे। We as women want much more security, and I'm sure the right government will come and we will be provided by that. महाराष्ट्र में बदलाव की बहुत जरूरत है, क्योंकि जैसा देश आगे बढ़ रहा है तो महाराष्ट्र को भी आगे बढ़ना चाहिए। राइट है जिसे आप डिमांड कर सकते हैं, उससे कंप्लेन कर सकते हैं, बट अनलेस यू एक्सरसाइज दिस राइट यू कैन नॉट बी आस्किंग फॉर एनीथिंग एल्स। उम्मीद करता हूं कि जो भी गवर्नमेंट आएगी गवर्नेंस बेहतर होगी पहले से। तो चले, महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 92 सीटों के लिए मतदान अपने अंतिम चरण में है। दोनों राज्यों की जनता ने अपना फैसला बैलेट बॉक्स में बंद कर दिया है। महाराष्ट्र में और खास तौर पर मुंबई में सितारों के मतदान ने चुनावी माहौल में रंग भर दिया। हालांकि चौतरफा लड़ाई और दो गठबंधनों में टूट का असर साफ महसूस किया गया। कांग्रेस और एनसीपी का 15 साल का रिश्ता टूटा तो बीजेपी और शिवसेना का 25 साल का रिश्ता। हर दल ने इस बार एकला चलो की तर्ज पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। जाहिर सी बात है कि 2014 के लोकसभा चुनावों के नतीजों का ही असर है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे आज मुद्दा में। तमाम खास मेहमान, हमारे तमाम रिपोर्टर्स रहेंगे हमारे साथ। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ अमित पांडे रहेंगे फरीदाबाद से, निशात शमसी रहेंगे जुहू से, और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ रहेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज गुप्ता, जिनसे हम चर्चा करेंगे। मतदान के दिन भी महाराष्ट्र में टूटे हुए रिश्तों की कसक साफ महसूस की गई। दरअसल महाराष्ट्र का चुनाव इस बार गठबंधन की टूट के लिए याद रखा जाएगा। 15 साल सत्ता में साथ गुजारने वाले कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन टूटा तो बीजेपी और शिवसेना का 25 साल का रिश्ता। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला करार देने पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया के बाद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे मतदान के दिन थोड़ा नर्म नजर आए। ठाकरे ने बुधवार को उनके लिए चाय वाले की जगह सामान्य आदमी का जुमला इस्तेमाल किया। नरेंद्र भाई स्वयं चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा अपनी पहचान, उन्होंने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ। तो एक ऐसे सामान्य व्यक्ति भी आज प्रधानमंत्री बन सकती है, बना सकते हैं लोग, तो यही अपने सामान्य आदमी की ताकत है। हालांकि शिवसेना और बीजेपी के बीच चुनाव बाद गठबंधन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन शिवसेना के लगातार तल्ख रवैये के बाद बीजेपी के रुख में भी सख्ती आई। सुनिए भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ये बयान। उनको संबंध रखना रखे न रखे, पर इस एक प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के बारे में, जिसने पूरी दुनिया में देश की प्रतिमा को बड़ा किया, उसके बारे में इस प्रकार से लिखना, उसके पिता के नाम का उल्लेख करना, ये बात बीजेपी कभी सहन करेगी नहीं। जहां तक कांग्रेस और एनसीपी के रिश्ते का सवाल है तो दोनों ही इस दूरी को सकारात्मक ढंग से देख रहे हैं। एनसीपी का मानना है कि जिस तरह कांग्रेस की हालत पतली हुई है उसमें गठबंधन तोड़ने का फायदा उसे ही मिलेगा, जबकि कांग्रेस का दावा है कि महाराष्ट्र की जनता मौजूदा हालात में उसे ही समर्थन देगी। हालांकि आमतौर पर मुंबई में वोट का प्रतिशत कम रहता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें सुधार आया है। लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता का बदला रुझान देखकर सूबे की सारी पार्टियों ने अपनी किस्मत खुद आजमाने का फैसला किया है। सरकार का समीकरण बाद में सुलझाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और आपको बता दें, तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार नीरज गुप्ता मेरे साथ स्टूडियो में है, जिनसे हम चर्चा करेंगे। पल्लवी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रोहतक से, जो कि मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है। पल्लवी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही कि पूरे हरियाणा में विकास हुआ है, लेकिन उन्हीं पर ये आरोप लगे कि हरियाणा में नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोहतक में विकास हुआ है। और ऐसे में मोदी लहर क्या दिख रहा है रोहतक में? वहाँ पे शायद कोई चिंता की बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये उनका गढ़ माना जाता है। वो यहाँ से विधायक हैं, उनके बेटे यहाँ से सांसद भी है, और यहाँ पे काफी सारा विकास हुआ है। अगर आप जैसे रोहतक एंटर करते हैं, एकदम बदलाव सा नजर आता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात करते हैं वो सब देखने को मिलता है। लेकिन आप जब रोहतक से हटने लगते हैं तो दूसरी छवि देखने को मिलती है, और इसी के चलते सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। मैंने ये सवाल हुड्डा से भी पूछा
पूछा, मैंने ये सवाल उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा से भी पूछा। दोनों ने जाहिर तौर पर इस बात से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ है, हरियाणा का हर क्षेत्र में एक विकास हुआ है, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता। काफी नाराजगी है, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, लोग अब बदलाव चाहते हैं और इस बदलाव का झुकाव मोदी के चलते, मोदी के लहर के चलते बीजेपी की तरफ भी हो सकता है, या चौटाला के लिए समीकरण देखते हुए एक उसके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। अब कांग्रेस की लड़ाई सेकेंड या थर्ड पोजीशन के लिए रह गई है, लेकिन अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह उम्मीद है कि शायद वो तीसरी बार के लिए भी मुख्यमंत्री बनेंगे। नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, आपने पूरे हरियाणा का दौरा किया है, चौपालें लगातार हम आपकी देख रहे हैं, किस तरीके से आप एक एक जगह हर इलाके को टटोलते नजर आए हैं। रोहतक से कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हकीकत क्या देखी आपने वहां पर? देखिए नवजोत, एक बात साफ है कि हरियाणा के अंदर जब आप दक्षिण हरियाणा से लेकर उत्तर हरियाणा तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सफर करते हैं तो एक बात साफ जो आपको नजर आती है वो ये कि कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पर बहुत ही पस्त है। 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी का बोझ है वो कांग्रेस पार्टी के कंधों पर बहुत भारी नजर आ रहा है। आईएनएलडी यानी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह में है और बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी उत्साह में। उन्हें यह लगता है कि पहली बार हमने अपने आप को विकल्प के तौर पर पेश किया है और लोकसभा चुनावों का जो जादुई परफॉर्मेंस था, जो जादुई प्रदर्शन था, उसे विधानसभा चुनावों में भी मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी दोहराएगी। अब जो आज दिन भर की वोटिंग हुई है, मुझे अपना यह तजुर्बा इस वोटिंग में भी देखने को मिला है। मैंने कई लोगों से बात की है हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं जोश में नजर नहीं आए हैं। आईएनएलडी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। उसका नतीजा यह है कि वो जोश में कई जगह उन्होंने होश खोया है। सिरसा के अंदर फायरिंग हुई है बाकायदा आईएनएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, हिसार के अंदर पत्थरबाजी हुई है, बहसी हुई है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। अब अगर मैं वोटर की बात करूं तो वोटर के लिए भी इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प था। 45 साल के हरियाणा के इतिहास में हरियाणा के वोटर को शायद पहली बार यह मिला था कि उसके सामने 4-5 बल्कि 6 पार्टियां थी जिनके सामने वो अपने वोट का चुनाव कर सकता था। वरना हरियाणा में जनरली जो होता है वो बाइपोलर मुकाबला रहा है। कांग्रेस का और देवीलाल या बंसीलाल में, देवीलाल और भजनलाल की पार्टियां हुआ करती थी, तो कोई 2 पार्टियों का आपसी मुकाबला हुआ करता था। तो इस बार वोटर के पास चॉइस ज्यादा थी, लेकिन क्या बीजेपी लोकसभा चुनावों का जो अपना प्रदर्शन है वो दोहराएगी? 35% वोट के साथ सबसे बहुत आगे पार्टी थी, 90 में से 52 सीटें उसने बहुत जीती थी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो, या फिर आईएनएलडी का जो जोश है वो नतीजों में तब्दील होगा? कांग्रेस, जैसा कि पल्लवी ने मैं बताया कि वो दूसरे और तीसरे नंबर के लिए फाइट में है। तो अब 1 घंटा बाकी है, इस 1 घंटे में और ज्यादा वोटर बाहर आएगा। हरियाणा में अच्छी वोटिंग परसेंटेज हुई है, अब देखते हैं ये किसके हक में नतीजे सामने आते हैं। बिल्कुल, फरीदाबाद हम आपको लिए चलते हैं। मैं निशाद आपके पास आऊंगी। निशाद भी हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र के चुनाव का क्या हाल रहा आज उसका हमें उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हरियाणा कवर कर लेते हैं। अमित पांडे वहां पर मौजूद है। फरीदाबाद एक अर्बन वोटर वहां पर सबसे ज्यादा, और अगर हम एनसीआर की बात करें, तमाम इलाके डेवलप हो गए लेकिन इंडस्ट्रियल टाउन होने की बाद भी फरीदाबाद में उतनी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है। वहां पर मुख्य मुद्दे क्या रहे और वहां का वोटर क्या सोच रहा है? देखिए नवजोत, हमारे साथ एक खास तरीके के मेहमान हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं, ऋषि जी हैं। ये बाकायदा इन्होंने 15-20 दिन से कैंपेन चलाया था वोटरों को जागरूक करने का, तो हम इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए सर कि इस बार आपके हिसाब से मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं? मुख्य मुद्दे तो जो चुनाव में हमेशा रहते हैं वही है, विकास का मुद्दा है। हर आदमी चाहता है कि मेरे को अच्छी सरकार मिले, ईमानदार सरकार मिले, शहर का बेहतरी हो, बिजली पानी सारी सुविधाएं मिलें। विकास आपने मुद्दा बता दिया, मुख्य मुद्दा। अब आप वोटर्स को इनकरेज करने के लिए पिछले 15-20 दिन से कैसा कैंपेन आपने चलाया? मैंने तो सबसे ये निवेदन किया था कि एक तो मत का प्रयोग अवश्य करें, अपना मतदान अवश्य करें। ये मतदान आपका हक ही नहीं है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और इस समय अपने पर्सनल रिलेशंस को और जातीय समीकरणों को, धार्मिक भावनाओं को दरकिनार रख करके ईमानदार, अच्छी छवि वाले और सुशिक्षित जो क्षेत्र की प्रगति कर सकें ऐसे उम्मीदवार को वोट करें, जिससे कि आपका एक चीज और खास बात है, विकास यहाँ पर अहम मुद्दा है नवजोत, और इन जैसे लोगों ने यहाँ पर बाकायदा एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया था, वीडियो कैंपेन शुरू किया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वोटर वोट करें फरीदाबाद।
बिल्कुल, फरीदाबाद का हाल ये है। मैं नीरज साथ ही साथ आपसे भी रिएक्शन लेती चलूं, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने देखा लोकसभा चुनावों में बीजेपी की लहर यहाँ पर नजर आई, लेकिन अब एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है। हरियाणा की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है नवजोत की 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस पार्टी के पीछे है। खास बात यह है, मैं बीजेपी के अगर संदर्भ में बात करूं तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि कुछ महीनों पहले तक, 2-4 महीने पहले तक भी ये कहना बहुत दूर की कौड़ी लगती थी कि बीजेपी कभी सरकार बनाने की स्थिति में भी हरियाणा में होगी। बीजेपी कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ी है हरियाणा के अंदर। बीजेपी हमेशा अलायंस के अंदर लड़ी है, कभी खुद को विकल्प के तौर पर पेश नहीं कर पाई है। बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन आज तक 1967 में रहा है, जब जनसंघ के जमाने में उसने 90 में से 13 सीटें जीती थी, और आज बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो 50 सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। तो ये वाकई ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी की छवि का ये सबसे बड़ा टेस्ट होगा, लिटमस टेस्ट साबित होगा, क्योंकि सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने बहुत सारी रैलियां की हैं। इसके अलावा बीजेपी ने जो सारे गठबंधन छोड़ दो और पुराने नियमों पर चलना छोड़ दो, इस रणनीति के तहत तमाम अपने गठबंधन तोड़े हैं, वो भी एक बीजेपी का एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। और अगर बीजेपी अपने इस इम्तिहान में कामयाब होती है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बाकी विधानसभा चुनावों में भी हम देखेंगे कि बीजेपी सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और बाकी साथियों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, और जो अपने दिल्ली के अंदर जो उनकी सत्ता है वो उसको इसी तरीके से आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, गठबंधन टूटे हैं और महाराष्ट्र में तो और ज्यादा वहां पर असर देखने को मिलेगा। निशात शमसी हमारे साथ हैं। ओवरऑल वोटर टर्नआउट की बात करें, बहुत कम रहा। मुंबई और खासकर अगर हम वहां के तमाम इलाकों के लोगों की बात करें, कोई भी बात होती है कैंडल लाइट मार्च करते, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस दिन वोट डालने की बारी आती है उस दिन वहां का मतदाता कभी बाहर नजर नहीं आता है। हाँ बिल्कुल, जो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जो स्लम पॉकेट्स है वहां पर अच्छी खासी वोटिंग हुई है, लेकिन जो इमारत में रहने वाले लोग हैं, जो सो कॉल्ड पॉश लोकेलिटी में जो रहने वाले लोग हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं आए। जिस बूथ पर मैं दिन भर खड़ा रहा वहां तकरीबन समझ लीजिए कि आप 12 से 15 लोग परसेंट की वोटिंग हुई है, जबकि इसी बूथ पर यहाँ लोकसभा चुनाव में 58% की वोटिंग हुई थी। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से लोगों को बाहर आना चाहिए था वो लोग बाहर नहीं आए। और सिर्फ ये जुहू की बात नहीं है, मुंबई के तमाम जो ऐसे बड़े इलाके हैं जहां पे बड़े लोग रहते हैं, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट होते हैं, और बॉलीवुड से भी जुड़े जो लोग हैं वो इस तरह से खुलकर सामने नहीं आए। हालांकि कुछ कलाकार, जो कुछ बड़े नाम जो है वो बाहर आए, लोगों से उन्होंने अपील भी की कि वो घरों से बाहर निकले, आकर वोट करें, लेकिन बावजूद इसका असर नहीं दिखाई दिया। जो एक बात सबसे ज्यादा इस चुनाव में मिसिंग थी वो ये कि युवा इस बार मुंबई में बाहर नहीं आया। बहुत कम संख्या में हर बूथ पर जो मिडिल एज लोग थे, जो बुजुर्ग थे, उनको ही वही लोग नजर आ रहे थे बूथ के बाहर अपने कतार में, अपनी बारी के इंतजार में। लेकिन यहां पर मुंबई में जो युवा जिस तरह से हर मामले को लेकर आगे बढ़ता है, यहां पर वो नजर नहीं आया। हालांकि लगातार जो लोकसभा चुनाव था उसके बाद से ही इलेक्शन कमीशन यहां पर कैंपेन कर रही थी, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही थी कि वो बाहर निकले हैं अपने घरों से और जाकर वोट करें, लेकिन इसका असर नहीं दिखाई दिया। हालांकि कई ऐसे जो पोलिंग बूथ है वहां पर बाकायदा इंतजाम किया गया था, वहां पर जो इलेक्शन कमीशन के लोग थे वो लोगों को रिसीव कर रहे थे, उनको गिफ्ट तक कर रहे थे कि आप यहां पर इस तरह से वोट देने के लिए बाहर आए अपने परिवार के लिए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। तो जिस तरह की उम्मीद थी वो यहां पर दिखाई नहीं दी, और शायद यही वजह है कि न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो वोटिंग प्रतिशत है बेहद कम रहा है। नवजोत, बिल्कुल, और ऐसे में जब तमाम पार्टियां गठबंधन टूट चुके हैं, हर कोई अपने बूते पर चुनाव लड़ रही है, ये भी मैं साथ ही साथ आपसे जानना चाहूंगी। 27 रैलियां नरेंद्र मोदी ने वहां पर की है, मोदी वेव कितनी ज्यादा पूरे महाराष्ट्र में नजर आ रही है, और जो कम वोटिंग हुई है इसका फायदा क्या बीजेपी ले जाएगी? अब बिल्कुल देखिए, मोदी वेव की बात करें तो खास तौर से पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, ये 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर अपनी रैलियां करते रहे। और जो पश्चिम महाराष्ट्र है वो शरद पवार का गढ़ माना जाता है। तमाम जो शुगर मिल है, जो कॉरपोरेशन है, उनमें उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन जो सेंधमारी, जो अब तक की जानकारी मिल रही है, जो सेंधमारी बीजेपी कर पाई है वो इन इलाकों में ज्यादा कर पाई है। हालांकि जो विदर्भ, जो नागपुर और उसके आसपास का इलाका है, RSS का वहां पर हेडक्वार्टर है और उसका इफेक्ट लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया था। हालांकि वहां पर कुछ एग्जिस्टेंस थी बीजेपी की, लेकिन इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं वो ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी, इस बात का पूरा अंदेशा है। जो मराठवाड़ा, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां पर विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण जैसे बड़े नेता कांग्रेस के रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनके इलाके में भी पूरी कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने कि बार बार रैली करके कि वो वहां पर जाकर जितनी ज्यादा हो सके सेंधमारी कर सके, क्योंकि इन इलाकों में बीजेपी और शिवसेना दोनों अपना खाता नहीं खोल पाती थी, बेहद कम सीटें उनको मिलती थी। और यही
यही वजह है कि यहां पर भी उन्होंने पूरी कोशिश की है। लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदा उनको अगर मिलता दिखाई दे रहा है वो शहरी इलाकों में था, कि शहरी इलाकों में उनको उम्मीद थी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिल पाएगी। मुंबई और उसके आसपास में तकरीबन 36 सीटें थी, जिस पर से 18 से 20 सीटें उनको मिलने का अनुमान था। और खास तौर से ये आकलन उस आधार पर लगाया जा रहा था कि युवा और जो उनके पारंपरिक वोटर हैं वो साथ में मिलकर बाहर आएंगे, एक बड़ा टर्नआउट होगा वोटर का, और इसका फायदा उनको मिलता जरूर दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से टर्नआउट हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा चिंता जरूर है बीजेपी खेमे में कि जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, और शायद इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। जी, नीरज मेरे साथ स्टूडियो में। नीरज, चाहे हरियाणा की बात करें हम, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, सभी गठबंधन टूटे और हर कोई अपने बूते पर चुनाव लड़ रहा है। एकला चलो का नारा यहां पर दिया गया है। आपने ये बात कही कि लोगों के पास, वोटर के पास विकल्प होते हैं कि किसको वोट दिया जाए। अब बहुत सारे जब विकल्प हो जाते हैं, पहला सवाल ये, क्या कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा होती है, और दूसरा ये, इसका रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि ऐसे में क्या ये पॉसिबिलिटीज होती हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्या नंबर एक ही पार्टी ले जाए? देखिए नवजोत, पिछले 2-3 साल के अंदर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो जो मई में हुए थे, या उससे पहले के कुछ विधानसभा चुनाव हैं, उनमें हमने एक ट्रेंड देखा है। लोगों की, वोटर को थोड़ा जागरूक हुआ है वोटर, और ये ट्रेंड सामने आए हैं कि कई ऐसे राज्य थे जिनमें सरकारें रिपीट नहीं हुआ करती थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य, लेकिन वहां सरकारें रिपीट हुई और जनता ने जो है वो क्लियर मेजोरिटी एक ही पार्टी को दी। मैं उम्मीद करता हूं कि इन हरियाणा और महाराष्ट्र के इन चुनावों में भी ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। किसके खाते में जाएगा ये एक अलग बात है। वोटर दरअसल समझदार हुआ है। वोटर को ये लगता है कि जब ये गठबंधन की सरकारें आती हैं, खासकर राज्यों के अंदर, तो वो आपस में ही मैनेज करने में लगी रहती हैं और राज्यों का विकास नहीं हो पाता है। जहां तक हरियाणा और महाराष्ट्र की बात है, तो इसमें देखिए ये जो गठबंधन टूटे हैं, महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन टूटा, वो हर बार हमेशा उनके नरम गरम रिश्ते होते हैं, लेकिन आखिर में गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस बार दोनों जगह पर बीजेपी का रोल अहम रहा। बीजेपी ने ही हरियाणा में ये डिसाइड किया, लोकसभा में वो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे, इस बार हम नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। और जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ उनका 25 साल पुराना गठबंधन टूटा, जो भारतीय राजनीति का मोस्ट नेचुरल अलायंस कहा जाता था, वो गठबंधन भी बीजेपी ने तोड़ा। तो साफ तौर पर ये जो गठबंधन टूटे, ये बीजेपी की एक रणनीति थी, और इस रणनीति को कितना नतीजों में बदल पाएगी बीजेपी, ये हमें 19 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कुछ 4 दिन के अंदर हुए फैसले थे। बीजेपी के अंदर इस मामले में लंबी माथापच्ची हुई थी, और इसके बाद बीजेपी ने यह तय किया कि हम अकेले लड़ेंगे। हरियाणा जैसे चुनाव में तो खास तौर पर, जैसा मैंने बताया, कि बीजेपी कभी रेस में नहीं रहती थी। मैंने वो चुनाव देखे हैं कि आप 3 तारीख को बीजेपी ज्वाइन कीजिए, 4 तारीख को टिकट लीजिए और 5 तारीख को बीजेपी के टिकट पर पर्चा भर दीजिए। ये आलम था, और आज बीजेपी वहां सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि एक ट्रेंड सेटर ये चुनाव साबित होंगे। नीरज, मैं रोकना चाहूंगी, पूनम महाजन इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। पूनम जी, कितनी आश्वस्त है आप अपनी जीत को लेकर? मैं बिल्कुल आशा के साथ कहती हूं कि कॉन्फिडेंट हूं, जीत हमारी बिल्कुल है, क्योंकि लोग इस वक्त 15 साल की महाराष्ट्र की सरकार हो, 10 साल की हरियाणा की सरकार हो, लोग एक प्रकार का बदलाव चाहते हैं, एक डिसाइसिव मैंडेट चाहते हैं, और लोग भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देना चाहते हैं। पूनम जी, एक और बात, 25 साल पुराना आपका गठबंधन टूटा, उसके बाद जिस तरीके से तल्खी दोनों पार्टियों में चल रही है, हालांकि शिवसेना की तरफ से बात की जाए तो तरह तरह के बयान आते हैं, बीजेपी की बात की जाए तो उधर से भी तल्ख बयान आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब रैलियां करते हैं तब वो सीधे सीधे शिवसेना पर वार नहीं करते। यानी कि अगर पोस्ट पोल जरूरत पड़ती है तो क्या ये उम्मीद रखी गई है कि वापस से हाथ मिलाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी 5 अलग पार्टियां अपने अपने चुनाव लड़ रहे हैं, 4 महत्वपूर्ण पार्टियां अपनी अपनी अलग चुनाव लड़ रही है। पहले क्या हुआ, 25 साल की एक हमारा गठबंधन था, जिसमें हमें सबको बुरा लगता है कि गठबंधन रहा नहीं, लेकिन अभी हर कोई पार्टी, शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अपने अपने विजन को लेकर महाराष्ट्र के लिए आगे बढ़ी है। अभी हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। तो पोस्ट पोल में क्या होगा वो इंडियंस को पता चलेगा, लेकिन हमने जिस प्रकार से अभ्यास किया है, लोगों से जोड़ने की कोशिश की है, उसमें यही दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को एक डिसाइसिव मैंडेट मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किसी के ऊपर राजनीति में अभी नेगेटिव पॉलिटिक्स करके कोई फायदा नहीं मिलता, लोग भी नहीं चाहते उसको। तो ये हमारे संस्कार में, पार्टी के हमारे अपब्रिंगिंग में यही है कि तीखे विचारों को आगे लेके ना जाते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस रूप से आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है।
पूनम जी, मैं नीरज बोल रहा हूं। मैं IBN 7 से मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि मान लीजिए जो स्थिति बन रही है उसमें आप बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से चुनावों के अंदर नरेंद्र मोदी की रैलियों में हमने देखा कि उन्होंने शिवसेना को लेकर अपना रुख जो है वो काफी नर्म रखा था, तो क्या हम ये माने कि अगर खुदा ना खास्ता आपको चुनावों के बाद कुछ सीटों की जरूरत पड़ती है तो एक बार फिर ये बीजेपी और शिवसेना का जो एक नेचुरल अलायंस है एक बार फिर एक दूसरे के साथ आ सकता है? देखिए, मैं दो रूप में इसके उत्तर देना चाहती हूँ। सबसे पहले खुदा ना खास्ता, खुदा का भी आशीर्वाद है, भगवान का भी आशीर्वाद है, जनता का भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो पूरी तरह हम आश्वस्त हैं कि हमारे साथ लोगों का मैंडेट रहेगा। एक कॉन्फिडेंस लोगों से हमें मिल रहा है। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ पार्टी का नहीं, तो पब्लिक का हम पे विश्वास रहने का कॉन्फिडेंस है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो हमारी, फिर से मैं कह रही हूँ, एक संस्कारित रूप चीज है कि बाला साहब ठाकरे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं, और उनके खिलाफ या पार्टी के खिलाफ बोलने न जाते हुए आगे जाके भारतीय जनता पार्टी किस पॉजिटिव एजेंडे पे महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहती, इस रूप से हम लड़ रहे हैं चुनाव। मुझे लगता है इसमें आशंका या कुशंका करनी है तो कांग्रेस करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विश्वास के रूप से कह रही है कि हमारे साथ लोग बिल्कुल आएंगे। ठीक है पूनम जी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, आपने भी देखा, अगर हम अभी तक की बात करें तो सिर्फ 39% वोटर टर्नआउट हुआ है। वजह क्या आप देखती है, इतने कम लोग क्यों निकल रहे हैं बाहर? देखिए, महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज अब तक तो कम हुआ है। देखते 6 बजे तक क्या होता है, गर्मी का समय, सो 1 से 4 में उतनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी नहीं। वो मई में भी वैसी थी और इस बार अक्टूबर के चुनाव में भी वैसी है। लेकिन 4 से 6 के बीच में आप जानते हैं कि 6 बजे तक भी कोई मतदान चुनाव बूथ में पहुंचे तो वो वोट कर सकता है। तो जब ये वोटिंग होने के बाद हम पूरा परिणाम देखते हैं, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से अपेक्षा थी कि लोग ज्यादा नंबर से बाहर आएंगे, वैसे हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के रूप से हमने ये कोशिश की थी कि वोटरों को संज्ञान में लाए कि वोटिंग बहुत जरूरी है, हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी है, वो कोई भी पार्टी हो। तो हमने बहुत सारी कोशिशें की लोगों को वोटर से जोड़ना। लेकिन मैं उसका एक नया अभ्यास गणित रूप बताना चाहती हूँ कि 48% वोटिंग हुई है। पिछली बार 58% से 65% वोटिंग मुंबई और महाराष्ट्र में हुई थी। लेकिन अभी आप देखेंगे तो मेरा चुनाव क्षेत्र हो या पूरे महाराष्ट्र में, सब जगह 10% की वोटर नए बन चुके हैं पिछले 6 महीने में। तो कहीं ना कहीं जाके मोटा मोटी वही परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो रही है जो लोकसभा में वोटिंग हुई थी अभी तक। चलिए, आधा घंटा अभी और बचा है। अभी तक का जो हमारे पास आया था डेटा, उसके हिसाब से 39% ही वोटिंग हुई है। लेकिन पूनम जी, देखा गया है कि अगर हम खास तौर पर मुंबई के ही अगर हम मतदाता की बात करें, जब प्रोटेस्ट की बात आती है तो कैंडल लाइट लेकर पूरा मुंबई एक तरीके से सड़कों पर आ जाता है, लेकिन वोट वाले दिन कोई भी बाहर नहीं निकलता है। नहीं, मैं इस बार बिल्कुल मानती हूँ। मैं खुद मुंबईकर हूँ और मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से बात भी की, उनको प्रेरित किया कि आप जाके वोट करो। मैं ये नहीं कहूंगी ए पर्टिकुलर पार्टी, बी पर्टिकुलर पार्टी, लेकिन जब आप चाहते हो कि आपकी डेमोक्रेसी, आपका लोकतंत्र एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी रहे, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे मिलती, वैसे फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी में हर किसी की आवाज बहुत जरूरी है। जब आप कैंडल लाइट लेके जाते हो तो आपको लोग रोकते नहीं है। तो एक 15 मिनट की कमिटमेंट अपने देश के लिए हर किसी वोटर ने करनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम भी लोगों को कहना चाहती हूं कि 1-1.5 घंटे का समय बचा है, बाहर आइए, अपना मतदाता हो आप, अपना हक दिखाइए। इस 15 मिनट की कमिटमेंट से आज महाराष्ट्र को बहुत अच्छी उसमें ताकत मिलेगी। लोग बदलाव चाहते हैं और शुरू से लोगों से भी जब हमारे तमाम संवाददाता जब बातचीत करते थे, आप खुद भी ये बात महसूस कर रहे होंगी कि कांग्रेस और एनसीपी से लोग त्रस्त आ चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी वहां पर भी है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। लेकिन कम लोगों का आना, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना, वोटर टर्नआउट कम होना, इसका असर कहीं नेगेटिव तो नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने आपको गणित समझाया कि पिछली बार मई के चुनाव में भी जिस प्रकार की वोटिंग हुई है उस प्रकार की वोटिंग आपको दिख नहीं रही होगी, क्योंकि पिछली बार वो वोटिंग का एक माहौल अलग था। लेकिन जब मैं मुंबई महाराष्ट्र में अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रही हूँ, मुंबई में घूम रही हूँ, महाराष्ट्र की ट्रेंड ले रही हूँ, तो अभी तक भी 6 बजे तक की आपकी वोटिंग की ट्रेंड एक 50% आएगी। और जिस प्रकार से 10% वोटर हर चुनाव क्षेत्र में बढ़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं जाके आप एवरेज उसका देखेंगे तो वही वोटिंग हुई है जो मई में हुई है। हाँ, तो भी मैं मानती हूँ वोटिंग अब तक कम हुई है महाराष्ट्र और मुंबई में खासकर। और मैं यही कहना चाहती हूँ लोगों को, जब आप सवाल उठाते हो तो आपके पास सिर्फ एक 15 मिनट की कमिटमेंट की अपेक्षा होती है। एक बार वो अपेक्षा कमिटमेंट की आप पूरी करेंगे तो आप सवाल उठाते वक्त भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप से, भारतीय के रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पूनम जी हमसे जुड़ने के लिए, IBN 7 से बात करने के लिए। लेकिन मेरे तमाम सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहेंगे। फिर एक बार
मोदी चमत्कार। जी हां, आज महाराष्ट्र और हरियाणा की तमाम विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। अभी तक का वोटर टर्नआउट की अगर हम बात करें तो 39% महाराष्ट्र से खबर आ रही है और करीब 60%, हालांकि अभी भी आधा घंटा बचा है, करीब 60% हरियाणा से खबर आ रही है कि वोटर टर्नआउट हुआ है। तमाम हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। नीरज गुप्ता हमारे वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में है, लेकिन पूनम महाजन सांसद बीजेपी ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक पीढ़ी है महाराष्ट्र की जो कि शिवसेना और बीजेपी को एक पार्टी मानते हुए बढ़ी हुई है, 25 साल का गठबंधन, और उसके बाद एकदम से उस गठबंधन का टूट जाना लोगों की सोच को किस तरीके से बदला, और क्या उस पर जो मोदी वेव है उसका असर कितना आपको दिखा वहां पर? देखिए, गठबंधन गत 25 साल का, उस गठबंधन के आर्किटेक्ट मेरे खुद पिताजी स्वयं प्रमोद महाजन जी थे। मेरे लिए तो एक पारिवारिक गठबंधन था, कोई पॉलिटिकल गठबंधन नहीं था। वो कल भी रहेगा, आज भी है, परसों भी रहेगा। लेकिन इस पे जब हम पॉलिटिकल अपनी विचारधारा की बात करते हैं, जो कोई विषय हुए होंगे, अभी पीछे देख के ये तो अभ्यास नहीं कर सकते कि क्या हुआ था। अभी हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा विकल्प है जो गुड गवर्नेंस के लिए काम करना चाहता है। लोगों में मुझे नहीं लगता कहीं कंफ्यूजन दिखाई दिया। जो लोग वोट करना चाहते थे वो जानते थे कि मोदी जी ने गत 5 महीने में पूरे देश में किस प्रकार का बदलाव लाया। उन्होंने देखा है कि गत 60 साल में क्या कांग्रेस कर पाई, और 5 महीने में मोदी जी ने जो जो योजनाएं लोगों तक पहुंचाई, वो जनधन योजना हो, स्वच्छ भारत योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, 2022 तक लोगों को घर देने की योजना, जो योजना सीधे लोगों तक पहुंचे और उसका काम शुरू हो। तो ये 5 महीने का ये जो अपबीट माहौल था वो अभी भी लोगों में दिखाई देता है। बिल्कुल मुझे बुरा लगता है कि मुंबई के लोग उस अपबीट माहौल के साथ बाहर निकले नहीं और वोट नहीं कर रहे, और मैं फिर से अपील करना चाहती हूँ कि आप आगे वोट करें। लेकिन गठबंधन टूट गया है, अभी टूटा हुआ है। शिवसेना अपने विचारधारा से आगे बढ़ रही है, अपनी मैनिफेस्टो के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी गुड गवर्नेंस के उदाहरण, एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ी हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, या पूरे राष्ट्र का हमारा एनडीए का काम हो। तो मुझे लगता है इस रूप से मुझे कोई कंफ्यूजन दिखाई नहीं दिया। लोग चाहते हैं कि अच्छी विकल्प की सरकार आए। सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आपने अभी अभी अपने पिता प्रमोद महाजन की बात की। जब प्रमोद महाजन जी का इंतकाल हुआ था तो उसे नेशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ खास तौर पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बीजेपी का एक बहुत बड़ा नुकसान माना गया था। किसी तरीके से वहां से एक सफर बीजेपी ने तय किया, और अब से कुछ महीने पहले आपकी पार्टी के एक और बड़े नेता गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया था। आपको लगता है कि उनकी कमी इन चुनावों में आपने महसूस की है, आपकी पार्टी ने महसूस की है? देखिए, प्रमोद जी की तो कमी खलती रहेगी, क्योंकि एक प्रकार की मैनेजरिंग स्किल, दूसरी पार्टियों से अच्छा मिलन भाव, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपने विचारों से आगे लेके जाए और बाद में बनाने वाली रणनीति, प्री पोल पोस्ट पोल की रूप से, बिल्कुल हम उनको मिस करते हैं। लेकिन हम एक संगठन के रूप से आगे बढ़ रहे हैं, उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दुखद ये हुआ कि हमारे नेता, महाराष्ट्र के नेता श्री गोपीनाथ मुंडे जी का स्वर्गवास हुआ। लेकिन जिस प्रकार से लोग जुड़ना चाहते थे, उस प्रकार से लोग, बिल्कुल सिंपैथी भी है और लोग जुड़ना चाहते हैं कि गोपीनाथ मुंडे हो, और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो कोई कार्यकर्ता हो, जो कोई नेता हो, वो एक भारतीय जनता पार्टी की अच्छी क्रेडिबिलिटी, अच्छी छवि लेके और गुड गवर्नेंस का वादा लेके आगे बढ़ रही है। तो बिल्कुल हमें कमी खलती है, लेकिन मैं हर वक्त कहती हूँ कि जिनकी अच्छाई हम लेके आगे बढ़े, और अपने नोबडी इज बिगर देन दी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पिताजी हर वक्त कहते हैं कि संगठन सर्वोपरि है, तो उस संगठन के विचार को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। बहरहाल हम, मेरे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा चुनावों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर देगी। अभी सभी उपचुनाव में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी हारी, वो तो ट्रेलर था। हमने ना तो कभी बार्गेनिंग करी और ना कभी सोचा हम अकेले अपने बहुमत के साथ 60 से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे। हरियाणा की 90 सीटों के लिए भी मतदान अपने आखिरी दौर में है। सुबह से ही जमकर वोटिंग हो रही है। शाम 4 बजे तक हरियाणा में 60% मतदान हुआ है। हालांकि हरियाणा के हिसार और दूसरी जगहों की अगर हम बात करें, चौटाला के गढ़ सिरसा की बात करें, वहां से हिंसा की खबरें भी आ रही हैं।
हरियाणा में मतदान के दौरान हिंसा की ऐसी घटनाएं भी सामने आई। सिरसा के मोदिया खेड़ा में चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। तो उधर सिरसा के ही गौशाला मोहल्ले में चौटाला की ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी से भिड़ंत हो गई। मामला हमेशा की तरह वैध अवैध वोटों का ही था। चौटाला परिवार का दावा है कि विरोधी उनकी बढ़त देखकर झुंझलाए हुए हैं और ये झड़पें उसी का नतीजा है। ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी की पार्टी है। जिस तरह से सिरसा में उनके लोगों ने गोली मारी, यहाँ कब्जा किया, इस तरह से बादली में और अन्य क्षेत्रों में छोटी छोटी घटनाएं आ रही है सामने, और इसका जवाब लोग वोट की चोट मार कर देंगे। हरियाणा में इस बार मुकाबला बहुकोणीय है, लिहाजा कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। जाहिर है ऐसे माहौल में पार्टियों के बीच ऐसी भिड़ंत स्वाभाविक है। हालांकि 10 साल के शासन और सत्ता विरोधी लहर के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भरोसा है कि तीसरी बार वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। Yes, I am confident. Congress is strong enough. It is going to form government third time. उधर बीजेपी अब भी लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी की लहर पर सवार है। पार्टी ने इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा में भी स्टार प्रचारक की तरह पेश किया। चौधरी बीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत जैसे नेताओं के बीजेपी खेमे में आ जाने के बाद पार्टी का हौसला यूं भी बुलंद है। राव इंद्रजीत का पूरा परिवार रेवाड़ी में एक साथ पोलिंग बूथ पर वोट देने पहुंचा। उनका दावा है कि बीजेपी ने उम्मीद जगाई है और पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। खुद ब खुद एक ऐसी पार्टी जिन्होंने उम्मीद जगाई है, उसके प्रति लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त करी है लोकसभा के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में भी वो इस तरह की आस्था बीजेपी में व्यक्त करेंगे। इस बार हरियाणा में सारे प्रमुख दल अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस और विनोद शर्मा की हरियाणा जनचेतना के अलावा किसी का गठबंधन नहीं है। माना जा रहा है कि सत्ता का असली खेल चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन राजनीति के पंडितों को आशंका इस बात की भी है कि अगर सीटों का गणित सही नहीं बैठा और छोटी पार्टियों ने वोट कटवा की भूमिका अदा की, तो बड़ी पार्टियों का खेल खराब हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो चलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनक दवे पुणे से, इसके अलावा दिनेश मौर्य साउथ मुंबई से हमारे साथ हैं, रवि सिंह गुड़गांव से हैं, नीरज गुप्ता स्टूडियो में मेरे साथ है। रवि सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस और इंडिपेंडेंट का ही गढ़ रहा है। अगर वो इलाका गुड़गांव की हम बात करें तो 1991 में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन अभी के 2014 के अगर हम लोकसभा चुनावों के बाद की बात करें तो यहां से राव इंद्रजीत सिंह जीत के आए, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। अब क्या स्थिति वहां पर दिख रही है? देखिए, फिलहाल गुड़गांव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अभी हाल फिलहाल में हुए, उसमें बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इनेलो की भी 2 सीटें यहां पे लोकसभा चुनाव में हुई हैं। लेकिन गुड़गांव की अगर हम बात करें तो गुड़गांव में इस बार जो है मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। फाइट जो है इस बार, क्योंकि अभी गुड़गांव में फिलहाल निर्दलीय उम्मीदवार जो है जीत के आए थे, सुखबीर कटारिया, और वही इस समय मौजूदा विधायक भी हैं। और फिलहाल हम कुछ लोगों से फिलहाल बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकल मुद्दे भी काफी ज्यादा हावी हैं इस चुनाव में। नरेंद्र मोदी की हाल फिलहाल में अभी यहाँ पर रैली भी हुई थी, उसका भी बीजेपी जो है फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी ने किया। ये बताइए कि यहाँ पर क्या मुद्दे रहे हैं गुड़गांव में? नहीं, मुद्दे यहाँ पे रहे हैं जी, जो गुड़गांव पुराना गुड़गांव और नया गुड़गांव है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया है। पुराने गुड़गांव की तरफ कोई भी विधायक या जो पुरानी सरकार थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हर जगह गंदगी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। उसको देखते हुए इस बारी जो रुझान है लोगों का वो बीजेपी की तरफ। ये बताइए कि जो कोशिश थी कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी थी, आपको लगता है उसका फायदा मिलने वाला है? जी 101% हमें फायदा मिलने वाला है और हमारी जीत यहाँ से निश्चित है। अब देखना ये है कि हमारा अंतर कितना आता है, और भाई उमेश अग्रवाल जी की 100% यहाँ से जीत जो है। ये बताइए कि अभी निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर जीत के आए थे, अभी फिलहाल में विधायक भी हैं, कांग्रेस भी जीतती रही है, कांग्रेस या फिर निर्दलीय उम्मीदवार जो है जीतते रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला है?
नहीं, इस बार कांग्रेस का तो कोई फैक्टर है ही नहीं इस बार, तो क्योंकि जो एंटी हवा चल रही है तो कांग्रेस का तो इसमें मौजूद है ही नहीं। और जो मौजूद विधायक है उन्होंने आज तक कोई काम ही नहीं करा था, जिनका ओल्ड गुड़गांव के अंदर भी। किस तरीके का एंटी जो है चल रही हवा है? जैसे हुड्डा जी के जैसे 10 साल हुए तो उन्होंने जैसे जिस हिसाब से हरियाणा के अंदर जैसे लोग कहते हैं रोहतक के अंदर कार्य करे, अपने गुड़गांव के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुए। इसके विपरीत ये भी जितने भी आपको एग्जिट पोल भी देखे हैं आपने, लोगों ने भी दिखाए हैं, उसके अंदर कांग्रेस को 10 या 15 के बीच में सीटें को अनुमान लगा रहे हैं, जिससे लोगों को लगता है कि भाई इस बार कांग्रेस की एंटी हवा चल रही है। जी, आपको क्या लगता है इस बार? जी, इस बार मतलब पूरी उम्मीद है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और हमारे यहाँ से वजह आपको लगता है कि केंद्र में सरकार हो उसकी वजह से? नहीं, केंद्र में सरकार एक अलग मुद्दा है, मतलब मोदी जी की तो लहर है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा परिवर्तन हरियाणा के अंदर भी परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि देखिए हरियाणा का जो विकास होना चाहिए था पिछले 10 सालों में उतना उत्तम तरीके से नहीं हुआ है। जी, यहाँ पर विकास की बात चल रही है और यही वजह है कि अभी दावे जो है समर्थक अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो 5 बजे तक का आंकड़ा है 55% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। फिलहाल अब इंतजार है, क्योंकि 6 बजे क्या आंकड़ा आता है। 5.5 का ताजा आंकड़ा बता देते हैं। 68% जो आया है वो है कि वोटिंग हुई है पूरे हरियाणा में। जनक दवे, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सरकारें उससे पहले हम आपको बता दें कि अनिल कपूर कुछ कह रहे हैं, हम आपको लिए चलते हैं, वहीं पर वोट करना बड़ा मुश्किल है और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली जो मेरा किरदार था अपना जो मैंने नायक में किया था, वैसा अगर चीफ मिनिस्टर आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। I think what we want is someone who really feels for the country and feels for the state, and a very honest and a hard-working chief minister. सोनम, कभी आप नेता बनना चाहेंगे? नहीं। Any leader? मैं changes नहीं चाहती हूँ. Obviously we all want changes, but we also want somebody who actually is doing something as opposed to just being a leader. So that's all. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. नायक फिल्म आई थी और उसमें जो किरदार निभाया था अनिल कपूर ने, उन्होंने वो चाहते हैं कि आज वोट दिया है तो नायक ही निकल कर आए, जो उसी तरह का एक किरदार, वैसा ही एक नेता होना चाहिए। बहरहाल जनक दवे, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सरकारें भले ही मुंबई से चले, लेकिन जो पावर है, अगर हम कहें पावर लॉबी, वो आती है पश्चिमी महाराष्ट्र से, जो कि गढ़ रहा है कांग्रेस का। लेकिन अब कांग्रेस और एनसीपी के अलग अलग हो जाने से आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी ले जाएगी? बिल्कुल सही आकलन लगाया नवजोत आपने, क्योंकि अगर पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करूं तो पावर लॉबी यहां से आती है। आप मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें, या जो भी उनका मंत्रालय था उसके बाकी के मंत्री बात करें, इंदिरापुर से अगर देखें तो पाटिल साहब हो या आर पाटिल साहब यहाँ से जीत के आते हो, तो ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ से पश्चिमी महाराष्ट्र की एक पावर लॉबी तैयार होती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने काफी सोची समझी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा रैलियां इसी इलाके में की। बारामती में भी उन्होंने रैली की थी, तो पवार में गढ़ में जाकर उन्होंने चुनौती दी थी। अजित पवार के खिलाफ बहुत सारे जो लगातार जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उन मुद्दों को वहां पे छेड़ा था, परिवारवाद की बात कही थी। तो वो तमाम मुद्दे यहाँ पर जरूर हावी रहे हैं। लोगों को जब हम सुबह से पूछते हैं, लोगों की यही बात सामने आती है कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए। खिचड़ी सरकार वाला जो शासन पहले चलता रहा था, वो ऐसी सरकारें हमें नहीं चाहिए। सशक्त मजबूत सरकार जो फैसले ले सके, कड़े फैसले ले सके और जनता के हित में हो। डेवलपमेंट की बात हर मतदाता यहाँ पे बात करता है, तो एक लिहाज से कहें नवजोत की मतदाता है वो मैच्योर जरूर हो चुका है। और अब पहले की जो राजनीति यहाँ पर होती थी, चूंकि लंबे अरसे बाद महाराष्ट्र में बहुकोणीय चुनाव हो रहे हैं, ऐसे इससे पहले यहाँ पे चुनाव उस तरीके के नहीं हुए। ऐसे में मतदाताओं के वोटों का ध्रुवीकरण होना एक संशय था, लेकिन मतदाता जो भी आ रहे हैं पक्के मन से आ रहे हैं, किसको वोट देना है ये समझकर आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। इसी का नतीजा है नवजोत, आपको बताऊं कि पुणे ग्रामीण का जो आंकड़ा अब तक 5 बजे तक का आया है, वो 57% आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। अभी भी 1 घंटे का आंकड़ा आना बाकी है। जो टोटल टैली 60% से भी ज्यादा जाएगा, जो पहले के मुकाबले 2009 में जहां पे यहाँ चुनाव हुए थे उसके मुकाबले तकरीबन 13% वोटों का इजाफा है। तो ये इजाफा बीजेपी को फायदा करता है, कांग्रेस को फायदा करता है, एनसीपी को नुकसान करता है। ये बेहद दिलचस्प नतीजे होंगे, इसके लिए हमें 19 तारीख तक का इंतजार करना होगा। दिलचस्प बिल्कुल होंगे। और बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही कि जो वोटर है वो सोच समझ कर आ रहा है कि उसे कहां पर वोट देना है। लेकिन दिनेश मौर्य हमारे साथ है, मैं आपसे जानना चाहूंगी,
कांग्रेस अलग, एनसीपी अलग, बीजेपी अलग, शिवसेना अलग, उसके बाद एमएनएस अलग, छोटी पार्टियां आरपीआई जैसी वो भी सभी मैदान में है। ये बताएं कि इस बार जब लोग बाहर वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, क्या विचारधारा जहन में है या फिर कैंडिडेट जहन में है? देखिए, यहाँ पर जो मतदाता है, शहरी इलाके का मतदाता और ग्रामीण इलाके का मतदाता दोनों बटा हुआ है। शहरी इलाके के मतदाता की हम बात करें तो वो विचारधारा को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि अब तक वो कांग्रेस, एनसीपी या बीजेपी, शिवसेना में से किसी एक को वोट देते थे, लेकिन अब इन चारों ही दोनों बड़े गठबंधनों के अलग हो जाने के बाद विचारधारा, जो अब तक शिवसेना बीजेपी को वोट देते थे हिंदुत्व के नाम पे, मराठी अस्मिता के नाम पर, उन सभी मतदाताओं को मराठी अस्मिता के नाम पर भावनिक मुद्दा बनाकर इस पूरे गठबंधन के टूटने के मुद्दे को शिवसेना एक भावनिक मुद्दा बना और उन सारे वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। वहीं अगर हम एनसीपी और कांग्रेस की बात करें तो शहरी इलाकों में एनसीपी का प्रभाव उतना नहीं था जितना कांग्रेस का था। पिछले बार 17 सीटें सिर्फ मुंबई शहर में कांग्रेस ने जीते थे, लेकिन इस बार वो आंकड़ा उनका कम हो सकता है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पे कैंडिडेट काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि छोटे इलाके होते हैं, वहां पर रोजाना उनसे संपर्क भी बनना मुमकिन हो जाता है। ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने उनके इलाके में अच्छे काम किए हैं, जिनकी छवि काफी क्लीन रही है और हमेशा से वोटरों की मदद के लिए हमेशा आगे आए, उनको ग्रामीण इलाकों में जो मतदाता है वो कैंडिडेट को प्रीफर करे। लेकिन शहरी इलाकों में विचारधारा बहुत हद तक मायने रखेगी और मुंबई, पुणे, नासिक, नवी मुंबई, थाने जैसे शहरों की बात करें तो यहाँ पर इसी विचारधारा को बहुत बड़ा मुद्दा जो है शिवसेना ने बनाया है और गठबंधन टूटने के बाद बाकी सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए अब तक जिन जिन लोगों से हमारी बात हुई वहां पर शिवसेना काफी आगे निकलते हुए दिखाई दे रही विचारधारा के मुद्दे पर। जी नवजोत। बिल्कुल नीरज, सत्ता का जो असली खेल है वो अब 19 तारीख के बाद ही शुरू होने वाला है, ये हमारा आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल नंबर है, चाहे हम हरियाणा की बात करें 45 और उधर महाराष्ट्र की बात करें 144, बहुत मुश्किल होगा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लिए कि इतना आंकड़ा लाए। कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए होगी। हरियाणा की खास तौर पर अगर मैं बात करूं, वहां पर आप क्या तस्वीर देखेंगे? बिल्कुल नवजोत, ये एक दिलचस्प सवाल है हरियाणा के संदर्भ में। अगर हम देखें कि अगर वहां पर बीजेपी या आईएनएलडी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो फिर वो मैजिक फिगर जो 46 सीटों का है वो कहां से लाएंगे। जिस तरह की अपनी कैंपेनिंग नरेंद्र मोदी ने की है, जितनी एग्रेसिव कैंपेनिंग उन्होंने की है, पहले ये माना जा रहा था कि चुनावों के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो बीजेपी और आईएनएलडी साथ आ जाएंगे। लेकिन आखिरी के 10 दिनों के अंदर जब नरेंद्र मोदी ने अपनी कैंपेनिंग शुरू की और उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया कि तिहाड़ में जो लोग बैठे हुए हैं हम उनका साथ कभी नहीं लेंगे, गुंडों की पार्टी का साथ हम कभी नहीं लेंगे, तो यह साफ तौर पर उनकी एक सोची समझी रणनीति थी कि हमें फ्रंट फुट पर खेलना है और अपने वोटर को यह बताना है कि क्लियर मेजोरिटी बीजेपी को दो, वरना जो दूसरी पार्टियां हैं उनका जबरन हमें साथ लेना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि दिल्ली में मैं बैठा हूं, लेकिन अगर आप मुझे हरियाणा में क्लियर मेजोरिटी देंगे तभी मैं आपका विकास कर पाऊंगा, मेरे रास्ते में कोई रोड़ा ना अटकाइएगा। तो यह एक तमाम रणनीति थी जिसके लिए बीजेपी ने अपना पूरा रणनीति बनाई। बीजेपी की इस एग्रेसिव कैंपेन का एक आधार था लोकसभा चुनावों के जो में उनका परफॉर्मेंस रहा और उसके बाद 4-5 महीनों से जो बीजेपी ने वहां काम किया। हमें नरेंद्र मोदी तो नजर आते हैं, लेकिन उसके पीछे अमित शाह, संघ की पूरी शाखाएं जो लगी हुई थी, संजीव बालियान, जनरल वीके सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री जो कई महीनों से अपने अपने हरियाणा के इलाकों में लगे हुए हैं, ये तमाम लोग थे जो काम कर रहे हैं और बीजेपी इन्हीं के आधार पर इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम संवाददाताओं का, नीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट डाले गए, सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है, लेकिन चुनाव प्रचार में क्या क्या हुआ देखते हैं कॉमेडियन सुनील पाल की नजर से। चुनावी चकल्लस। हरियाणा मेरा फेवरेट प्रांत है। चौटाला जी को देखिए, वो कमाल के इंसान है यार। प्रचार कर रहे चुनाव के खेल में, कभी जेल में कभी बेल में। ये जो मुख्यमंत्री है हुड्डा जी, उनको किसी ने शराबी और जुआरी बोल दिया और हुड्डा जी का बुढ़ापन देखो, चौधरी मान भी गया, कहता है यार मैं हूं शराबी, मैं हूं जुआरी, क्योंकि देसी आदमी हूं, देसी हूं, देसी हूं।